नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। स्वर कोकिला लता मंगेशकर पिछले 27 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। निमोनिया और कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, जिसके बाद 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। पिछले कुछ दिनों से उनकी सेहत में काफ़ी सुधार हुआ था और उनके फैंस उनका घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच शनिवार को लता दीदी की तबीयत एक बार फिर से काफ़ी बिगड़ गई और उन्हें दोबारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम वेंटिलेटर पर रखा गया है। लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी और उनकी टीम लगातार स्वर कोकिला की सेहत का ख्याल रख रहे हैं। एक बार फिर लता मंगेशकर की सेहत बिगड़ी तो डॉक्टर्स ने तुरंत वेंटिलेटर पर उन्हें शिफ्ट कर दिया। वो अभी आईसीयू में हैं। 24 घंटे डॉक्टर्स की एक टीम उनके इलाज के लिए अस्पताल में मौजूद है। एक बार फिर लता मंगेशकर की तबीयत गंभीर होने से उनके फैंस परेशान हो गए हैं, लेकिन ये परेशान होने का वक्त नहीं है, बल्कि लता मंगेशकर के लिए दुआ करने का वक्त है। पूरे देश में लोग लता मंगेशकर के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। पिछले 5-6 दिन पहले लता मंगेशकर की सेहत में सुधार होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर से हटा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। इससे पहले दिग्गज गायिका को नवंबर 2019 में सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भारतीय सिनेमा के महान पार्श्व गायकों में से एक के रूप में लता मंगेशकर ने साल 1942 में 13 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया और अलग अलग भारतीय भाषाओं में 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए। पंजाब में चुनावी घमासान के बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज नेता प्रकाश सिंह बादल की शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें मुक्तसर से चंडीगढ़ पीजीआई भर्ती कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीती रात ही प्रकाश सिंह बादल की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इसके बाद सुबह ज्यादा परेशानी होने पर उन्हें पीजीआई रेफर किया गया। प्रकाश सिंह बादल की उम्र 94 साल है। आपको बता दें, पिछले महीने ही प्रकाश सिंह बादल कोरोना की चपेट में भी आ गए थे। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उन्हें लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि जल्द ही वो इस बीमारी से उबर गए थे। बता दें कि प्रकाश सिंह बादल लंबी सीट से उम्मीदवार हैं। वो चुनाव लड़ने वाले देश के सबसे उम्र दराज उम्मीदवार हैं। लंबी विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल इस सीट का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के लंबे निर्वाचन क्षेत्र से प्रकाश सिंह बादल के लिए कवरिंग कैंडिडेट के रूप में अपना नामांकन पर्चा भरा है। प्रकाश सिंह बादल 1997 से लंबी सीट से जीत रहे हैं। उन्होंने इससे पहले 1969, 72, 1977, 1980 और 1985 में गिद्दड़बाह से लगातार 5 बार चुनाव जीत हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने लंबी सीट पर स्विच किया और लगातार 5 बार चुनाव जीते। 1997, 2002, 2007, 2012 और 2017 में उन्होंने लंबी विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। आपको बता दें, पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए 20 फरवरी को वोटिंग होगी और 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। आज तक में छपी खबर के मुताबिक हमलावरों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि अगर मौका मिलता तो ये हमला सितंबर महीने में संभल में ही हो जाता। इतना ही नहीं, हमलावरों ने यह भी कहा कि अगर ऐसा हो जाता तो ये हमला और ज्यादा घातक और जानलेवा साबित होता। सचिन शर्मा ने 3 से 4 बार कोशिश भी की। कई बार ओवैसियों की रैलियों में पहुंचा, भीड़ के बीच उनके पास भी पहुंचा, लेकिन मौका नहीं मिला। पूछताछ में सचिन शर्मा ने बताया कि सितंबर में संभल में हुई एक रैली के दौरान भी सचिन ओवैसी के पास पहुंच गया था, लेकिन इससे पहले कि वो पिस्टल निकालता, उससे पहले सेल्फी लेने वाली भीड़ ने उसको वहां से धक्का देकर पीछे कर दिया। गुरुवार को भी सचिन ने ही ओवैसी के ऊपर पहली गोली चलाई। ओवैसी की गाड़ी पर सचिन ने नीचे की ओर से इसलिए ज्यादा गोलियां चलाई क्योंकि उसे अंदाजा था कि हमला होते ही आदमी आगे की तरफ झुकता है, नीचे बैठता है। ऐसे में नीचे गोली मारेंगे तो जरूर लगेगी। बस इसी नियत से सचिन ने 3 गोली चलाई और शुभम के रिवॉल्वर से सिर्फ 1 गोली चली।
बता दें कि इन हमलावरों ने गुरुवार को अजदुद्दीन ओवैसी की कार पर हापुड़ के छिजारसी टोल पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद सीसीटीवी सामने आने के बाद इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी है कि पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी सचिन शर्मा और उसके साथी शुभम ने कई अहम खुलासे किए हैं। जेल भेजे जा चुके दोनों आरोपियों को अब पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी है। गुरुवार हापुड़ के छिजारसी टोल पर अजदुद्दीन ओवैसी पर जिन 2 हथियारों से गोली चली वो मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र के रांधना गांव से ही खरीदे गए थे। मुख्य आरोपी सचिन शर्मा के पास से 9 mm की पिस्टल और 3 खोखे पुलिस को बरामद हुए, तो वहीं शुभम के पास से एक 32 बोर का रिवॉल्वर और 1 खोखा बरामद हुआ है। दोनों ही आरोपियों से शुरुआती पूछताछ में इतना तो साफ हो गया कि इस हमले में किसी अन्य साजिशकर्ता की फिलहाल भूमिका नहीं है। यूपी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। सभी नेता खुद को गरीब और साफ छवि वाला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कितने क्रिमिनल केस हैं और इनकी कुल संपत्ति क्या है? इसके साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव पर कितने क्रिमिनल केस हैं और इनकी कुल कितनी संपत्ति है। सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ की संपत्ति करीब 60 लाख रुपए बढ़ी है। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो 61% से ज्यादा संपत्ति बढ़ी है। 2017 में विधान परिषद चुनाव के वक्त योगी ने अपनी संपत्ति 95.98 लाख रुपए बताई थी। शुक्रवार को गोरखपुर शहर सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के दौरान योगी ने अपने हलफनामे के तहत अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। इसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ की कुल संपत्ति अब 1.54 करोड़ रुपए हो गई है। इसमें 1 लाख रुपए का रिवॉल्वर भी शामिल है। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री थे। 2012 में अखिलेश यादव ने विधान परिषद का चुनाव लड़ा था, तब उनकी संपत्ति 8.84 करोड़ रुपए थी। इसके बाद 2019 में उन्होंने आजमगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। उस समय उन्होंने अपनी संपत्ति 47.78 करोड़ रुपए बताई थी, यानी कि 7 साल में उनकी संपत्ति 227% से ज्यादा बढ़ी थी। फिलहाल करहल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव ने इस बार अपने हलफनामे में बताया है कि उनकी कुल संपत्ति 40.14 करोड़ रुपए है, जिसमें उनकी पत्नी डिंपल और बेटी अदिति की भी संपत्ति शामिल है। वहीं अगर आपराधिक मामलों की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में अपना हलफनामा दायर किया था, तब उन्होंने अपने ऊपर 3 आपराधिक केस होने की बात कही थी, लेकिन अब उनके ऊपर एक भी केस नहीं है, यानी कि सीएम रहते हुए योगी के सारे केस खत्म हो गए। वहीं अगर बात अखिलेश यादव की करें तो 2019 तक उनके खिलाफ एक भी क्रिमिनल केस नहीं था, लेकिन कुर्सी से हटते ही उनके ऊपर केस दर्ज किए गए। 2022 में अखिलेश यादव ने अपने ऊपर 3 क्रिमिनल केस दर्ज होने की बात कही है। इन दोनों नेताओं के द्वारा दिए गए हलफनामे के अनुसार ये आंकड़े हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर योगी और अखिलेश का आपराधिक रिकॉर्ड और संपत्ति का रिकॉर्ड क्या है। आज आपके एक नेता ने कहा मनमोहन सिंह का जो समय था उन्होंने उसको गोल्डन पीरियड कहा। वो गोल्डन पीरियड क्यों था? वो गोल्डन पीरियड इसलिए था क्योंकि उस समय किसानों के बीच और सरकार के बीच पार्टनरशिप थी। हमारे दरवाजे, सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले हुआ करते थे, बंद नहीं थे। आप हमारे पास आते थे और जो आपके दिल में था, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आप आते थे सरकार के पास, जो आपके दिल में था वो आप कह जाते थे। कभी कभी हम आपसे कहते थे देखिए हम आपसे सहमत नहीं हैं, और कभी कभी हम आपसे कहते थे ये जो आपने बात बोली है ये आपने बिल्कुल सही बोली है। मतलब उस समय के हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री था, आज के हिंदुस्तान में राजा है। प्रधानमंत्री सुनता है, प्रधानमंत्री के दरवाजे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए,
छोटे व्यापारियों के लिए खुले होते हैं, बातचीत करता है और अपने लोगों से यह भी कह सकता है नहीं मैं मानता नहीं तुम्हारी बात, गलत बोल रहे हो। मगर जब लोग सही बात कहते हैं तो फिर प्रधानमंत्री कहता है सही बात बोल रहे हो। और अगर प्रधानमंत्री सबके लिए नहीं काम करता है तो वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हैं। हिंदुस्तान के किसान एक साल ठंड में, कोविड में सड़क पे खड़े थे, हां या ना? खड़े थे ना? प्रधानमंत्री ने उनसे बात करने की कोशिश तक की। प्रधानमंत्री ने उनसे यह पूछा कि भैया आओ मेरे ऑफिस में आओ, मुझे बताओ क्या बात है, मुझे समझाओ ये कानून आपको अच्छे क्यों नहीं लगते ना? प्रधानमंत्री ने कहा ये किसान हैं, ये मजदूर हैं, मैं राजा हूं, राजा किसान और मजदूर से बात नहीं करता है। सच्चाई है हिंदुस्तान की। राजा ना सुनेगा ना बात करेगा, राजा सिर्फ निर्णय लेगा। और नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर राजा निर्णय लेता है तो जनता को चुप रहना चाहिए, और अगर जनता चुप नहीं रहती है तो फिर सीबीआई, ईडी, पुलिस, पेगासस सब चालू हो जाता है।